हेलो भाई लोग, क्या हाल है। मेरा नाम है देव एंड वेलकम टू बेसिक्स बास्केट, योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर एजुकेशनल नीड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं फेडरलिज्म की, जो कि क्लास 10 सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बट बिफोर वी बिगिन लेट मी टेल यू द एम ऑफ आवर चैनल। हम लोग सिर्फ आपको अच्छे मार्क्स लेने में हेल्प ही नहीं करना चाहते, बट वी वांट कि आप किसी भी टॉपिक को इन डेप्थ अंडरस्टैंड करें। और अगर आप आगे जाकर किसी भी टाइप का सरकारी एग्जाम देना चाहें या सिंपली आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए पढ़ रहे हो, तो आप हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक्स को कभी ना भूलें। तो इस मोटिव को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, फेडरलिज्म पार्ट 1। आइए सबसे पहले जानते हैं कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। तो भाई लोग, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है वो फेडरल है नेचर में। इसका मतलब क्या है? बेसिकली इट मींस कि यहां पर पावर यानी अथॉरिटी को डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट आता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमारी टॉप मोस्ट अथॉरिटी है जो देश को चलाती है। उसके बाद आती हैं हमारी रीजनल अथॉरिटीज, जिसको हम स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। तो this division of power between the center and its constituent parts such as states या provinces को हम फेडरलिज्म बोल सकते हैं। तो देखो भाई, जब मैं स्कूल में था तब मैंने विकिपीडिया का तो बहुत इस्तेमाल किया है, एंड आई एम श्योर आज भी वो आप लोगों के बहुत काम आता होगा। तो एक काम करते हैं, यहीं पर हम विकिपीडिया की डेफिनेशन को भी छाप देते हैं। वेल, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, Federalism is a mixed or compound mode of government that combines a general government with regional governments such as provincial government, state government as well as territorial ones in a single political system, dividing the powers between the two. इसका मोटे मोटे शब्दों में ये मतलब है कि फेडरलिज्म के अंदर पावर के हिस्से किए जाते हैं। इन हिस्सों में से कुछ पार्ट्स जाते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ और कुछ जाते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ। अब इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल का यूज करते हैं। अब एक फैमिली में होते हैं फादर, मदर और उनके बच्चे। अब अगर हम फादर को सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्स्टिट्यूट कर दें और मदर को स्टेट से, तो वी कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस। दोनों पेरेंट्स के बीच में डिवाइड होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे कि आपको सुबह स्कूल लेकर जाना और शाम को आपको होमवर्क करवाना। अब अगर ये दोनों पार्ट्स को एक ही पेरेंट पर डाल देंगे तो वो ऑब्वियसली ओवरबर्डन फील करेंगे और वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पर आता है हमारा फेडरलिज्म। आपके फादर आपको सुबह स्कूल छोड़ने जा सकते हैं और शाम को आपकी मदर आपको होमवर्क में हेल्प कर सकती है। कहीं ना कहीं दिस डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम फेडरलिज्म भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको फेडरलिज्म का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब लेट्स टॉक अबाउट कि ये फेडरलिज्म इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे देश के लिए। वेल, इसके पीछे कई रीजंस हैं, तो चलो उन्हें ही डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो भाई, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। इसको डिवाइड किया गया है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में। तो अगर इस पूरे देश को और उसकी जनता को सिर्फ एक सेंट्रल अथॉरिटी चला रही होती तो वो ऑब्वियसली बहुत हेविली बर्डनड होती और एज अ रिजल्ट वो एफिशिएंटली काम तो नहीं कर पाती। तो यहीं से आता है हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है कि फेडरलिज्म सिंपली इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट बाय रिड्यूसिंग द बर्डन थ्रू डेलीगेशन। अब क्योंकि इसमें मल्टीपल लेवल्स हैं अथॉरिटी के, तो सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं करना पड़ता और इस वजह से काम अच्छे से यानी एफिशिएंटली होता है। अब हम इसके सेकेंड इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। फेडरलिज्म का सेकेंड पॉइंट बोलता है कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस, बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्योंकि मल्टीपल लेवल्स हैं यहाँ पे सरकार के, तो आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि कौन सा काम कौन सी गवर्नमेंट करेगी, ये कहां से पता चलेगा। वेल, यही चीज हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी सोची होगी जब वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके अंदर एक छोटे से शब्द का मेंशन किया। तो इसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि कौन सी गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर्स हैं और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे डिफेंसेस हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स,
ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर आते हैं और पुलिस हमारे स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर आती है। बट गेस ऐसी कौन सी जगह है जहां पर पुलिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। चलो अब इसकी हम थर्ड इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, जो कहती है कि द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स। अब इसका मतलब क्या है? ये पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहता है कि जो हमारे फंडामेंटल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो चेंज नहीं हो सकते सिर्फ एक ही सरकार की मंजूरी से। इसमें बदलाव नहीं आ सकता। हमारे संविधान को अमेंड करने के लिए दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी की जरूरत होती है। अब अगला पॉइंट कहता है कि जो हमारे देश में जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और इसको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है ये इन दोनों पर कांस्टेंट चेक रखता है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में जरूर बात करेंगे। यहीं से आता है हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंस, द कोर्ट्स हैव द अल्टीमेट अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। और किसी भी केस में अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। तो भाई ये तो हो गए हमारे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं इसके आखिरी इंपॉर्टेंस की। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने बड़े देश को चलाने के लिए चाहिए होते हैं पैसे, तो ये पैसे तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होंगे। वेल, यहीं से निकलती है हमारी फिफ्थ और आखिरी इंपॉर्टेंस, जो कि है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को कैसे इंश्योर किया जाए। तो भाइयों, इसका भी प्रबंध किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के क्लियरली स्पेसिफाई किए गए हैं, जिससे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर किया जाता है। अंदर क्लियरली दिए गए हैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स, मतलब कि कितना पैसा कहां जाएगा और किसके पास जाएगा, ये सब क्लियरली मेंशन्ड है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज फेडरलिज्म एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। इसके पार्ट 2 में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेडरेशंस की और डिफरेंट लिस्ट्स की। सो ट्यून इनटू बेसिक्स बास्केट। और जैसे कि मैंने कहा, वी आर हियर फॉर ऑल योर एजुकेशनल नीड्स। If you like this video, don't forget to like and subscribe, and sharing this video with your friends and family will definitely go a long way with us. Thank you and see you in the next video.